हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का यह वीडियो नंबर 3 एंड आज का हमारा टॉपिक होगा मेसोलिथिक एज और मेसोलिथिक कल्चर के बारे में। अभी तक की कहानी हो चुकी है पैलियोलिथिक पीरियड तक की, जिसका टाइम पीरियड फ्रॉम 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मतलब एक लंबा समय। और इस लंबे समय में ह्यूमंस जो है वो कुछ चीजें सीख चुका है, कुछ चीजों में एडवांसमेंट भी ला रहा है। आगे मेसोलिथिक पीरियड में हम देखेंगे कि ह्यूमंस उन चीजों में और क्या एडवांसमेंट लाता है और कौन सी नई नई चीजें ह्यूमंस मेसोलिथिक पीरियड में सीखता है। बात करें ह्यूमन स्पीसीज की, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक शुरू करने से पहले जो लास्ट पीरियड होगा वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस बन चुका है। क्लाइमेट धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो चुका है। कहने का मतलब है आइस एज खत्म हो रहा है, आइस एज खत्म हो रहा है। आगे देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट में क्या चेंजेस आता है। बात करें वेजिटेशन की, तो आपने देखा था कुछ ग्रासलैंड विथ फ्यू डॉटेड ट्रीज अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पाए गए। अब वो ग्रासलैंड और फ्यू डॉटेड ट्रीज आगे हमारे मेसोलिथिक पीरियड में क्या चेंजेस लाते हैं। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशन चेंज, ह्यूमन के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आता है। स्टोन टूल्स जो अब रेगुलर शेप में आ चुका है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आगे ह्यूमंस करता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सभी बातें हम आगे सीखते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। और कौन कौन सी नई बातें जो ह्यूमंस मेसोलिथिक पीरियड में ही सीखता है, ये जानना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए हम करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं मेसोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। मैंने एक अलग तरीके की स्टडी यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें हम देखेंगे कि पहले अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फिर देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में उसमें कौन कौन सा एडवांसमेंट आता है, एंड इसके बाद जो नई बातें हम मेसोलिथिक पीरियड में सीखेंगे उसको हम अलग से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखा अपर पैलियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे लिखा है मेसोलिथिक पीरियड। ओके, बात करें ह्यूमन स्पीसीज की, तो ह्यूमन स्पीसीज जो था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी होमो सेपियंस हो चुका है। तो मेसोलिथिक पीरियड में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हम होमो सेपियंस ही रहेंगे। ओके, बात करें अब क्लाइमेट की, और यहीं से शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्लाइमेट की बात करें तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आपने देखा था जो आइस एज था, उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेट क्या हो रहा था, वार्मर और रेनी होता जा रहा था। क्लाइमेट कैसा होता था, गर्म और वर्षा शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ नेचुरल वेजिटेशन आपको अपीयर हुए थे ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। आपने देखा था पिछले वीडियो में कि कुछ ग्रासलैंड हो गए थे और उनमें क्या था, कुछ डॉटेड ट्री का मतलब सपोज ये ग्रासलैंड है, इनमें क्या है, कहीं कहीं पे कुछ पेड़ दिखाई देते थे। ठीक है, ये सिग्निफाई करता है, ये शो करता है कि जो आइस एज है धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओके, अब देखते हैं क्लाइमेट को ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। क्लाइमेट मोर वार्मर एंड मोर रेनी, मतलब जो अब क्लाइमेट गर्म हो रहा था वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ज़्यादा वर्षा दिखाई देगा। तो इनके वजह से क्या होगा, डेंस वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट विल बी ग्रो, मतलब कि डेंस वेजिटेशन, घना वनस्पति और जंगल जो है हमको दिखाई देंगे कब, मेसोलिथिक पीरियड में। और इसके वजह से क्या होगा, जब इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो ह्यूमंस भी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाएगा, अपने आप में चेंजेस लाएगा। तो ग्रेजुअली ह्यूमन जो है लर्न टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दैट डेंस वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। धीरे धीरे जो मनुष्य है वो उन घने वनस्पतियों का, उन जंगलों का एडवांटेज, लाभ लेना शुरू करता है या लाभ लेना सीखता है। ठीक है, कैसा लाभ, पहली बात है फूड के और भी सोर्सेस अब उनके पास हो गए हैं। दूसरी बात, हंटिंग के नए टेक्निक वो डेवलप करेंगे। जैसे पहले आइस एज में क्या होता था कि सब कुछ साफ है, भाग के मारना है। अब बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन क्या है, डेंस वेजिटेशन की वजह से जो ह्यूमंस है अब छिप करके भी, ठीक है, और पेड़ पे चढ़ करके भी, तो अलग अलग टेक्निक डेवलप करेगा हंटिंग के। ओके, बात करें ऑक्यूपेशन की, ठीक है, ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आपने देखा था कि जो ह्यूमंस का मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। ओके, मेसोलिथिक पीरियड में भी हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग रहेगा, बट इनके अलावा एक नया चेंज आता है, दैट इज हर्डिंग।
ठीक है, मतलब ह्यूमन बिकम हर्डर्स, ह्यूमन जो है वो चरवाहा बना। चरवाहा बना इसका मतलब है कि ह्यूमन जो है वो क्या सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखा। ठीक है, मतलब जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इट मीन्स दैट कि मेसोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड में पहली बार हमको एविडेंस मिलेगा किसका, अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कम फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एंड वी होप कि जो हमारा पहला एनिमल्स था जो ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया, दैट वाज डॉग। डॉग के साथ साथ हमने और कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट किए, दैट इज शीप एंड गोट। ठीक है, सिप और गोट को हमने डोमेस्टिकेट किया अलॉन्ग विथ डॉग। तो कहने का मतलब है कि मेसोलिथिक पीरियड में पहला एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन का। ठीक है, और डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलता है और ऑक्यूपेशन में एक नया बदलाव आता है, दैट इज ह्यूमन बिकम हर्डर्स। तो ये जो चेंज है ये नया चेंज है मेसोलिथिक पीरियड में। ओके, और जो एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है कि ह्यूमंस जो है उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया मेसोलिथिक पीरियड में। तो मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। कहाँ से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान। तो दो जगहों से हमें एविडेंस मिलता है मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, दैट इज आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान। पूरी कहानी जो है लिंक है। अब देखिए, अब डोमेस्टिकेशन होने लगा है, नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हुए हैं, ह्यूमन को फूड के और सोर्सेज मिल गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। ह्यूमन सेटलमेंट जो था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, आपने देखा अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक हमारा कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, बट इन द मेसोलिथिक पीरियड हमारा सेमी परमानेंट सेटलमेंट दिखेगा। ओके, तो मेसोलिथिक पीरियड में पहली बार सेमी परमानेंट सेटलमेंट आया और नियोलिथिक पीरियड तक जाते जाते देखेंगे हम धीरे धीरे हमारा जो सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटलमेंट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं टूल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं स्टोन टूल्स में। ओके, तो क्राइटेरिया टूल्स, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आपने देखा था बोन टूल्स था और स्टोन टूल्स थे। ठीक है, वो अलग अलग बोन टूल्स यूज करते थे और स्टोन टूल्स यूज करते थे। स्टोन टूल्स में आपने देखा था नीडल्स, हार्पून्स, पैरेलल साइड ब्लेड, फिशिंग टूल्स, और कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि दे वेयर रेगुलर इन शेप, कि वो कैसे थे, रेगुलर शेप के थे। ओके, तो ये चेंजेस आया था अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक का। मेसोलिथिक पीरियड में देखते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है टूल्स का, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट टूल। किसका, कंपोजिट टूल। कंपोजिट टूल का मतलब है कि स्टोन टूल्स तो रहेगा, उसमें बोन और वुड का इस्तेमाल करके हम एक नया टाइप का टूल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे बनाएंगे, जैसे ये हमारा सपोज करो कि ये समथिंग बोन या वुड है, इसमें हमने क्या किया, ये स्टोन टूल्स को हाफ्ट किया, बैठा दिया, तो एक मुठिया बन गया, पकड़ने के लिए एक जगह बन गया बढ़िया। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से हाफ्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया, कंपोजिट टूल्स बनाया। कंपोजिट टूल्स बनाया जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्पीयर हेड, भाला, उसी प्रकार से एरो हेड, ठीक है, बाड़, फिर क्या हो, सिकल्स, हसिया। तो हसिये में देखिए ये स्टोन का है, इसका जो दतिया है, दांत बोलते हैं इसको ना, दतिया। ठीक है, ये भी किसका, स्टोन का है। नीचे वाला हिस्सा जो है वुड का है या स्टोन का है, जिससे हमें वुड का है या फिर हमारा बोन का है, जिससे पकड़ने में क्या हो, आसानी हो। ओके, तो इस प्रकार से स्टोन टूल्स में भी चेंजेस आया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टोन टूल्स का। मेसोलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे बिकम मोर टीनी, अब वो ज़्यादा छोटे हो गए। पैलियोलिथिक पीरियड में भी जो स्टोन टूल्स था वो छोटे हो रहे थे, लेकिन अब और छोटे हो जाएंगे और शार्पर हो जाएंगे। एंड द न्यू थिंग इज दैट दे बिकम पॉलिश्ड। ठीक है, मतलब अब उनको पॉलिश किया जाने लगेगा एंड ज़रूरत के हिसाब से ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के स्टोन टूल्स बनाए जाने लगे थे। ओके, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, जो ऐसे स्टोन टूल्स छोटे हो रहे हैं उसको और भी ज़्यादा हम शार्पर किए जा रहे हैं और ज़्यादा पॉलिश्ड कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के बना रहे हैं। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दैट, कि उसका प्रभाव क्या होगा या उसका इंपॉर्टेंस या उसका महत्व क्या होगा। ठीक है, तो पहले की बात करें, जैसे सपोज करो कि हम अगर पैलियोलिथिक पीरियड के शुरुआत की बात करें, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में आप इतना बड़ा पत्थर लेके जानवर को दौड़ाए हो मारने के लिए। ठीक है, पहली बार आप तेज दौड़ नहीं पाओगे, दूसरी बात उसको पास में जाके मारना पड़ेगा। तो क्या एक इफेक्टिव किलिंग माना जाएगा?
भाई आपको भी खतरा हो सकता है एकदम पास से जाके मारने में। लेकिन अब आपके पास क्या हो चुका है, बाढ़ हो चुका है, अब आपके पास क्या हो चुका है, भाला हो चुका है। ठीक है, तो बिकॉज दे आर मोर शार्पर एंड दे आर पॉलिश्ड, तो इन सब की वजह से क्या है, आप पहली बात है दूर से फेंक के मार सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है लेके दौड़ोगे भी तो वो हल्के होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज रीजंस, ठीक है, दे फैसिलेट इन द इफेक्टिव किलिंग। मतलब अब जो स्टोन टूल्स हैं वो किस में फैसिलेट करते हैं, किस में सहायता करते हैं, इफेक्टिव किलिंग में। बट दे नॉट ओनली हेल्प इन इफेक्टिव किलिंग, बट आप देखेंगे कि मेसोलिथिक एज जो है, मेसोलिथिक जो कल्चर है, उसमें जो सबसे फेमस चीज़ है वो क्या है, वो पेंटिंग है। ठीक है, तो ये जो स्टोन टूल्स थे वो केवल किलिंग में ही, केवल जानवरों को मारने में ही हेल्प नहीं करते थे, बट दे आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक पेंटिंग। ओके, तो ये पेंटिंग को बनाने में भी हेल्प करते थे, जो हम अभी आगे पेंटिंग वाले, ठीक है, क्राइटेरिया में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी फ्लिंट, जो हमारा अपर पैलियोलिथिक में वो था फ्लिंट टेक्नोलॉजी, और ये जो टेक्नोलॉजी है जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड में यूज किया जाने लगा, दैट आर कॉल्ड माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी। ओके, बस इनका नाम याद रखना आपको। पेंटिंग, हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं पेंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मेसोलिथिक पीरियड का, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, पेंटिंग की बात करें तो हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पिट्रोग्लिफ टाइप की पेंटिंग आपको दिखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिट्रोग्लिफ टाइप का पेंटिंग कैसे होता है। सपोज दिस इज ए रॉक, कोई ये चट्टान है, तो हमने क्या किया, एक चट्टान को लिया, एक पत्थर को, छोटा पत्थर लिया, नुकीला पत्थर लिया, और उस पर हमने क्या किया, इस तरीके से खुरद के उसको हमने एक इमेज बना दिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पेट्रोग्लिफ पेंटिंग। ओके, उसको हम पेट्रोग्लिफ पेंटिंग कहते हैं, मतलब रॉक कट पेंटिंग कहते हैं। एंड इसका एविडेंस जो है पहली बार हमको कहाँ मिला था, भीमबेटका मिला था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड में भी पेट्रोग्लिफ पेंटिंग जो रहेगा, लेकिन उसमें कुछ एडवांसमेंट आएंगे। हम देखेंगे कौन कौन से एडवांसमेंट आते हैं। पहली बात, थीम बेस्ड ये पेंटिंग रहेगा। जब कोई पेंटिंग थीम बेस्ड है, इट मीन्स दैट दे रिफ्लेक्ट समथिंग, कुछ वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ वो बताना चाहेगा। तो जो हमारा पेट्रोग्लिफ पेंटिंग होता है मेसोलिथिक पीरियड का, वो हमको उस पीरियड के सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं। तो इसका मतलब पेंटिंग जो है वो हमारा बहुत हेल्प करता है ये जानने में कि मेसोलिथिक पीरियड में कौन कौन से सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे वहाँ पे। ओके, चलिए हम पहले देखते हैं कौन कौन से पेंटिंग्स मेसोलिथिक पीरियड में हमें प्राप्त हुए हैं और उनसे हमने क्या क्या कंक्लूजन ड्रा किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा थीम ऑफ पेंटिंग, मतलब जो पेंटिंग बने थे वो क्या थे और उनसे हम क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इधर रहेगा। ठीक है, तो पहले बर्ड, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में था, मतलब कि हम अवेयर थे बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और ह्यूमन बींग्स तो हैं। चलो, फिर था हंटिंग एनिमल्स, मतलब इनसे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रा होता है। ओके, हंटिंग एनिमल्स। अब हंटिंग एनिमल्स का मतलब हो गया कि जो एनिमल्स की हंटिंग, इसका मतलब है कि वो क्या शो करता है, ऑक्यूपेशन को शो करता है। एनिमल्स राइडिंग, एनिमल्स राइडिंग का मतलब हो गया कि टेमिंग एनिमल्स, कि हम एनिमल्स को या जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए, ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज मैन लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग ओवर सम एनिमल्स, कि जो मनुष्य था या आदमी था वो क्या किया, वो सीख गया कंट्रोलिंग ओवर सम एनिमल्स, मतलब कि वो कुछ एनिमल्स पे कंट्रोल पाना सीख गया। ओके, नेक्स्ट है फाइटिंग सीन, जिसमें मेल डिपिक्टेड, मतलब कि फाइटिंग सीन्स में जो आदमी दिखाए गए हैं पेंटिंग में, आप देखेंगे तो जो फाइटिंग सीन होता था उसमें आदमी दिखाए जाते थे। एंड हाउस होल्ड चोज में फीमेल डिपिक्टेड, मतलब महिलाओं को दिखाया गया, घर के कामकाजों में महिलाओं को दिखाया गया है, और फाइटिंग में जो है वो मेल को दिखाया गया है। ये सिग्निफाई करता है जेंडर बेस्ड लेबर डिवीजन। इसका मतलब है कि जो जेंडर बेस्ड लेबर डिवीजन का पहला एविडेंस हमें कब मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड में मिलता है। नेक्स्ट थीम है सेलिब्रेशन प्लस ग्रुप डांस। ठीक है, तो जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, उसमें दिखाया गया है कि जो मतलब मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप मतलब एक ग्रुप डांस कर रहे हैं। ओके, तो दैट सेलिब्रेशन एंड ग्रुप डांस क्या रिफ्लेक्ट करता है, कम्युनिटी सेंस, कि जो मेसोलिथिक पीपुल थे उनके बीच में कम्युनिटी सेंस था। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल यूनियन। तो सेक्सुअल यूनियन जो पेंटिंग में दिखाया गया है उसका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स दैट कि देयर वर
प्रिमिटिव मैरिज, ठीक है, कि उस टाइम में प्रिमिटिव मैरिज डेवलप। तो इसका मतलब शादी, जो पहली बार शादी के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कब मिलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। तो दैट प्रिमिटिव मैरिज, ये भी मतलब हमें साक्ष्य मिलता है कि एक्सोगामी इन नेचर, कैसा रहता है, एक्सोगामी इन नेचर है। तो पेंटिंग को बहुत ही डीप स्टडी करके हमें सारी कंक्लूजन को ड्रा किया है। ओके, एक्सोगामी का मतलब होता है आउटसाइड ग्रुप, जो हम अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा देर और इंतजार करो, पूरी तरह से समझाता हूं उस चीज को। ओके, नेक्स्ट थीम है फेलिस वर्शिप और योनी वर्शिप। ओके, तो फेलिस वर्शिप और योनी वर्शिप जो है ये भी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता, मतलब सेक्सुअल पार्ट का जो हमारा वर्शिपिंग है ये रिफ्लेक्ट करता है पहली बात प्रिमिटिव मैरिज को, और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिपिंग सेक्सुअल पार्ट। ओके, तो ये जो है दो बात को रिफ्लेक्ट करता है। पहली बात रिफ्लेक्ट करता है कि प्रिमिटिव मैरिज वॉज देयर, दूसरी बात ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा वर्शिपिंग ऑफ सेक्सुअल पार्ट वॉज देयर। तो इसका मतलब है कि पहली बार मेसोलिथिक पीरियड में ये सारी बातें हमें दिखी है। ओके, तो आपने क्या क्या देखा, पहले आपने देखा टेमिंग ऑफ एनिमल्स, दैट इज मैन लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग ओवर सम एनिमल्स। ओके, दूसरी बात आपने सीखा था वो जेंडर बेस्ड लेबर डिवीजन था मेसोलिथिक पीरियड में। तीसरी बात आपने सीखा था दैट वाज की कम्युनिटी सेंस डेवलप हो चुका है। चौथी बात आपने देखा था कि प्रिमिटिव मैरिज पहली बार इस पीरियड में दिखाई देता है। पांचवी बात जो आपने सीखा वो क्या सीखा कि वहां पे जो सेक्सुअल पार्ट था उसका वर्शिपिंग होना शुरू हुआ। ओके, तो इतनी सारी बातें हमको कहां से पता चलती है, ये पता चलता है जो पेंटिंग था मेसोलिथिक पीरियड का। ओके, अब देखते हैं कलर इन पेंटिंग के बारे में कि कौन से कलर्स जो है पेंटिंग में भरे जाते थे। तो वेजिटेबल कलर और मिनरल कलर्स, ठीक है, वेजिटेबल कलर्स थे और मिनरल कलर्स थे। बट जो डोमिनेटिंग कलर था वो कौन सा था, रेड कलर था। डोमिनेटिंग कलर कौन सा था, रेड कलर था। एंड रेड कलर का जो सोर्स था वो क्या था, एनिमल्स ब्लड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेंटिंग। ओके, अब देखते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जो मानव संगठन, जैसे आपने देखा ना कम्युनिटी सेंस डेवलप हो गया, तो कम्युनिटी सेंस आया कैसे, हम उसी का इवोल्यूशन देखते हैं। जो बैंड था आपने पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड के अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आपने देखा था कि देयर वाज ए बैंड। बैंड का मतलब है कि समूह, एक समूह है 20 से 25 लोगों का। वो क्या करते थे, वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बिकॉज अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमंस था वो क्या था, हंटर गैदरर एंड फिशर। ठीक है, तो एक जगह पे हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग किया, वहां पे जो है फूड की जो रिसोर्सेस है खत्म हुए, तो दूसरी जगह पे एक बैंड में ट्रेवल किया, एक बैंड में निकला, 20 से 25 लोग एक साथ निकले। बिकॉज इट वॉज सेफर, क्योंकि जो जंगली जानवर थे उनसे भी तो बचाव करना था, तो एक साथ समूह में रहते थे। ठीक है, 20 से 25 लोग। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बैंड होता है लोअर मेसोलिथिक पीरियड में भी बैंड ही रहेगा। मतलब मेसोलिथिक पीरियड का जब आरंभ होता है तो बैंड ही रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मेसोलिथिक पीरियड में और आगे जाएंगे, जब मेसोलिथिक पीरियड जो है खत्म होने को आता है, तो आप देखेंगे कि अपर मेसोलिथिक पीरियड में और नियोलिथिक पीरियड में दैट बैंड टर्न इनटू द क्लैन्स। जो बैंड था वो किस में टर्न हो जाएगा, क्लैन में टर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बैंड था, मतलब ये बैंड क्या होगा, ग्रुप ऑफ बैंड में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब बहुत सारा जो बैंड है, कहने का मतलब जैसे 25 लोग, 20 से 25 लोग का एक समूह था, 20 से 25 लोग का दो समूह, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक साथ रहना शुरू कर देंगे। जैसे ये मैंने फिगर में दिखाया है कि बैंड 1 है, 2 है, 3 है, ये आपस में मिलकर क्या बना दिए, एक क्लैन बना दिए। फिर ये दूसरा बैंड, अदर बैंड्स हैं, ठीक है, वो मिलकर आपस में क्या बना दिए, एक क्लैन बना दिए। अब ये मैंने बोला कि जो क्लैन था वो एक्सोगामी इन नेचर था, दैट बिकम एक्सोगामोस इन नेचर। इट मीन्स दैट कि जो क्लैन के मेंबर्स हैं आपस में शादी नहीं करेंगे, एक क्लैन का मेंबर दूसरे क्लैन के मेंबर से ही शादी करेगा। जो आपने पेंटिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट हुआ जो आपको ये सारी बातें, ठीक है, वही है ये। चलिए नोट्स के माध्यम से एक और बात सीख लेते हैं। अगर देखिए समूह बना है, आप ही कोई समूह कब बनाते हैं, आप किसी से दोस्ती कब करते हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं और आपके विचार उनके विचार मिलते हैं, या आपकी ज़रूरत और उनकी ज़रूरत मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बैंड एंड ग्रुप ऑफ बैंड में हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब जब तक बातचीत ही नहीं होगा तब तक कैसे जो है कोई समूह बनेगा। तो इसका मतलब है कि उस समय लैंग्वेज तो था, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो ये समूह नहीं बनते। ओके, तो ये जो लैंग्वेज था उसका ओरिजिन जो पहली बार देखा जाता है, कब देखा जाता है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में देखा जाता है, अपर पैलियोलिथिक फेज में देखा जाता है।
ओके और यही लैंग्वेज था जिसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, टू कीप द पीपुल टुगेदर, लोगों को साथ रहने में बहुत ही हेल्पफुल होता है लैंग्वेज। ओके तो आपने जो पेंटिंग में देखा कम्युनिटी सेंस डेवलप हुआ है, वो ऐसे नहीं डेवलप हो गया है कि वो लैंग्वेज का यूज़ करना सीख गए थे, लैंग्वेज के यूज़ की वजह से ही ये कम्युनिटी सेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से साथ में रह करके वो सेलिब्रेशन करते हैं, ग्रुप डांस करते हैं, जो पेंटिंग में आपको दिखा। ओके चलिए और क्या नई बात हुई मेसोलिथिक पीरियड में, तो मेसोलिथिक पीरियड में पाया गया पोट्री। ठीक है, मतलब सम रेफरेंसेस ऑफ पोट्री आर फाउंड। कहाँ मिला, लानगंज। कहाँ, लानगंज गुजरात में। मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर भैया जी वाला मिर्जापुर यूपी। ओके नेक्स्ट है ब्यूरियल्स प्रैक्टिसेस आल्सो अपीयर इन दिस पीरियड, मतलब जो ब्यूरियल्स प्रैक्टिसेस है लोगों को, ठीक है, दफनाने का जो प्रैक्टिस है वो भी मेसोलिथिक पीरियड में उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। देखते हैं कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो दमदमा, ठीक है, कहाँ से, दमदमा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में दमदमा नामक जगह है, वहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के। ओके 41 ह्यूमन ग्रेव हैव बीन फाउंड, 41 ह्यूमन ग्रेव्स, ठीक है, 41 मनुष्यों के जो कब्र होते हैं वो हमें मिलते हैं प्रतापगढ़ से। ओके जिसमें 5 डबल ब्यूरियल्स थे, 1 ट्रिपल ब्यूरियल्स था। ओके तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल ब्यूरियल्स जो था उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो दमदमा ऑफ प्रतापगढ़। ओके एंड ब्यूरियल्स जो थे उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमन बॉडीज थे वो नहीं पाए जाते थे, along with that, along with the ह्यूमन बॉडी बोन ऑर्नामेंट हैव बीन फाउंड। ठीक है, क्या पाए जाते थे, बोन ऑर्नामेंट पाए जाते थे, मतलब कि बोन से बने हुए आभूषण जो होते हैं वो भी पाए गए। नेक्स्ट साइट था जहाँ पे ब्यूरियल्स के हमें एविडेंस मिलते हैं, दैट इज सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय से भी हमें ब्यूरियल्स का एविडेंस मिलता है मेसोलिथिक पीरियड का, जिसमें एक ग्रेव है जिसमें 4 ह्यूमन स्केलेटन्स पाए जाते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ह्यूमन स्केलेटन्स का जो हमें एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है और किस पीरियड में मिलता है। ओके एक और इंपॉर्टेंट बात को हम नोट के माध्यम से सीखते हैं। द बुक, एक बुक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श, जो कि लिखा गया है डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड बोन ऑर्नामेंट, ठीक है, बोन ऑर्नामेंट और बहुत सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए, 3 जगहों से पाए गए हैं, और ये तीनों जगह कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। एक है सराय नाहर राय, एक है दमदमा और दूसरा है महादहा। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोन ऑर्नामेंट ओके ऑफ मेसोलिथिक पीरियड आर नॉट फाउंड फ्रॉम, एक जगह इनसे अलग दे देगा। ओके सो इन बातों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एक और नोट्स, इन इंडिया, इंडिया की बात करें जो पहला एविडेंस है ह्यूमन फॉसिल्स का वो कहाँ से मिलता है, नर्मदा वैली रीजन में मिलता है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं और इंडिया में जो पहला ह्यूमन फॉसिल्स होता है वो कहाँ से मिलता है, नर्मदा वैली रीजन से मिलता है, मध्य प्रदेश के, इन 1982। कब, 1982 में। एक और बात, जो हमारा पुरातत्व विमर्श था, आपने देखा था JN पांडे के द्वारा लिखा हुआ पुरातत्व विमर्श, इसमें जो है 17 ह्यूमन स्केलेटन्स के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि प्राप्त होता है कहाँ से, रॉक शेल्टर 1 ऑफ लेखैया। ठीक है, लेखैया नामक जगह है विंध्यन रीजन में, विंध्याचल रीजन में लेखैया नामक जगह है, जहाँ से रॉक शेल्टर 1 है, वहाँ से हमें 17 ह्यूमन स्केलेटन्स ऑब्टेंड होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये सारी बातें जो क्वेश्चंस के माध्यम से पूछा जाता रहा है, इसलिए मैं नोट्स के माध्यम से ये आपको बता रहा हूँ। चलिए आइए हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं अबाउट भीमबेटका। भीमबेटका का हम केस स्टडी करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में जो रॉक पेंटिंग है कहाँ से पाए गए, भीमबेटका के केव से पाए गए। तो इसका मतलब भीमबेटका हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत सारे फैक्ट्स हैं भीमबेटका के बारे में जो इसमें मतलब पैराग्राफ में लिखे हैं। ओके सबसे पहली बात है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका है, मध्य प्रदेश के। ओके दूसरी बात मैंने लिखा है कि इसमें जो है ये मतलब बेस्ट एग्जांपल हमें शो करता है रॉक पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा का जो हमारा रॉक पेंटिंग है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भीमबेटका। ठीक है, प्रोमिनेंट पेंटिंग एंड सेंटर
डेजिग्नेटेड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003 में इसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखते हैं। और जो बातें हैं कि 750 रॉक शेल्टर हैं डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर वीएस वानकर, ठीक है, जो 1957 में इसका डिस्कवरी करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने इसमें लिखा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में कब आता है, इन 1990 में आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या है, जैसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट हैं तो यहाँ पे भीमबेटका लिख के ऐसे 4-5 पॉइंट आप बना सकते हैं। ओके, तो ये फैक्ट्स है, आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। ऐसे ही नियोलिथिक पीरियड जब पढ़ेंगे तो 2-3 जो है केस स्टडी वहां पे आएगा, चालकोलिथिक में 2-3 केस स्टडी आएगा, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट साइट्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट साइट्स को हमेशा हम थोड़ा डिटेल करके पढ़ेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स थे। ओके, तो ये हमारा मैप है और मेसोलिथिक साइट्स इसमें दिए हैं। देखिए, मैं सारे मेसोलिथिक साइट्स नहीं लिखता हूँ, वही लिखता हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्टेंड हुआ है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें से देखते हैं पहले हम राजस्थान में। तो डिडवाना को तो आप अभी हटा ही दो, क्योंकि ये मेसोलिथिक साइट कम और पैलियोलिथिक साइट ज़्यादा है, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट ज़्यादा है। बागोर की बात करें तो बागोर में आपको क्या मिला था, पहला एविडेंस मिला था किसका, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन का। ओके, बागोर से और आदमगढ़ से मिला था ना। ओके, भीमबेटका की बात करें तो रॉक पेंटिंग मिला यहाँ से। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ से ब्यूरियल्स मिले हैं, जिसमें 3 जगह था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये 3 जगह हो गए। और फिर आ गया हमारा ये लानगंज, ठीक है। और यूपी में एक जगह और याद रखिएगा, मिर्जापुर। क्यों याद रखना है, क्योंकि लानगंज और मिर्जापुर से हमें पोट्री के एविडेंस मिलते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त जो है आपके 2-3 साइट्स है, जैसे पैसरा है कहाँ, बिहार में, बीरभानपुर कहाँ, वेस्ट बंगाल में, रतनपुर ये हमारा गुजरात में, लोटेश्वर ये हमारा गुजरात में। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट और साइट्स है। इतने साइट्स को आप याद रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। ओके, चलिए, हो गया हमारा मेसोलिथिक इंड। अब हम पढ़ते हैं अपने नए वीडियो में, आज का वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नए वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट नियोलिथिक एज के बारे में। हम देखते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे एक नया टर्न लेता है, कैसे एक नया उसमें मोड़ आता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।